हेलो दोस्तों, नमस्कार। नागर पैशन एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। स्टार्ट नाउ। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लो। उदाहरण नंबर 1, कोयले का दहन का मतलब होता है जलना। कोयले का दहन मतलब कार्बन सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, और कार्बन को अब जब जलाते हैं तो उसके लिए हमें किसकी अवस्था होती है? ऑक्सीजन की अवस्था होती है। ऑक्सीजन गैस है। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो CO2 का निर्माण करता है। CO2 गैस है, CO2 का निर्माण करता है। कार्बन उन सभी वस्तुओं में पाया जाता है जो काले धुएं के साथ में जलती हैं। उन सभी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यह आपका एक उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण जल का निर्माण। तो जल के अंदर दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों जब मिलकर या संयोग कर H2O लिक्विड अवस्था में जल का निर्माण करती हैं। कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन दोनों मिलकर H2O मतलब लिक्विड जल का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हमारे पास जल। तो इस प्रकार से हमने संयोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण पढ़ लिए, एक कोयले का दहन और एक जल का निर्माण। कोयले के दहन में कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, और जल के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होकर H2O का निर्माण होता है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल इसका पढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण सल्फर या गंधक का दहन। सल्फर को हम S से डिनोट करते हैं। S सॉलिड अवस्था में होता है, और जब गंधक या सल्फर को जलाते हैं, जलाने के लिए हमें किसकी अवस्था होती है? ऑक्सीजन की अवस्था होती है। तो O2 की उपस्थिति में ये जलता है, तो इसके द्वारा
हमारे पास प्राप्त होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कि सल्फर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर दो तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, मतलब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो ये भी किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर हमने लिया था सल्फर, ये ऑक्सीजन, और सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी के चलते हम इसका अगला उदाहरण लेते हैं, 4 नंबर, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हमारे सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या नाम है? एथीन। मतलब 2 कार्बन की चेन और उसके मध्य में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। एथीन को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एथीन को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथेन। क्या प्राप्त होता है? एथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन जब एथीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उसको अभिक्रिया को संपूर्ण होने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। वो उत्प्रेरक हम लेते हैं निकल धातु का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, और साथ में हमें इसको संपूर्ण करने के लिए तापन की भी आवश्यकता होती है। और तापन में हम इसमें लेंगे 473 केल्विन तापमान। कितना तापमान? 473 केल्विन तापमान। मतलब एथीन का हाइड्रोजनीकरण होने के लिए हमें उत्प्रेरक निकल और 473 केल्विन तापमान की जरूरतें पड़ती हैं। तो एथीन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एथेन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एथेन गैस। ये कौन सी गैस है? एथेन गैस का निर्माण करती है। इसका नाम आपको पता ही है, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से मतलब एथीन का हाइड्रोजनीकरण, इसके अंदर भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। मतलब एक जो एथीन है कंपाउंड है या यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, तो मतलब एक यौगिक में दूसरा तत्व जुड़ रहा है तो उसके बाद में एक यौगिक का निर्माण होता है एथेन। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह उदाहरण भी हमारा किसका है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और पढ़ाते लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण के लिए हमें सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, किसकी आवश्यकता होगी? कैल्शियम ऑक्साइड की हम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में जल के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे तो हमें अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें जलीय विलयन प्राप्त होता है। इसे हम AQ से लिखते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन। कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना भुजा चुना, इसका नाम क्या होता है? बिना भुजा चुना। और बिना भुजा चुना की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? जल के साथ अब कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। क्या मिलेगा? बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यह भी हम संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य उपयोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन, जलीय विलयन का उपयोग
जलीय विलयन का उपयोग, कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन का उपयोग घरों में, कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन का उपयोग घरों में दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी अभिक्रिया क्या हुई, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए करते हैं तो हमें उस समय दीवारें चमकदार दिखाई नहीं देती है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद हमें दीवारें चमकदार दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है उसका फैक्ट हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन को हम लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि धीमी गति से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीमी गति से वायुमंडल में उपस्थित CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत दीवारों पर बना लेता है, या धीमी गति से वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत दीवारों पर बन जाती हैं। इसी कारण 2 या 3 दिन के बाद 2 या 3 दिन के बाद सफ़ेदी की हुई दीवारें चमकदार दिखाई देती हैं, चमकदार दिखाई देती हैं। और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब अभिक्रिया करती है तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब अभिक्रिया करती है तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, चलो वो भी हम देख लेते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और साथ में H2O जल गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में निकलता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और किसके साथ अभिक्रिया हुई, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके क्या बना हमारे पास, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में जल है वो जलवाष्प के रूप में, गैस के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती हैं, और इसी कारण से हमें दीवारें चमकदार दिखाई देती हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट आमतौर पर किसका सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट
CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ये हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है और संयोजन अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड का जलीय विलयन का उपयोग हम दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं और वो दीवारें क्यों चमकदार दिखाई देती हैं उसका फैक्ट भी हमने जान लिए। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विलोम भी कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो मतलब उसमें तो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और लेकिन इसमें वियोजन में एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करता है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया का विलोम किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का विलोम किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया का कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा से देख लो इसकी परिभाषा कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण और लेकिन इससे उदाहरण से पहले हम एक बात जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया होने के लिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होने के लिए विद्युत प्रकाश व दाब की आवश्यकता होती है। विद्युत प्रकाश व दाब की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम किसी भी वस्तु को जब तोड़ते हैं तो उसको बाह्य बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें बाह्य बल चाहिए। तो उसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया में भी पदार्थों के अणुओं के अंदर जो बने हुए बंध हैं उनको तोड़ने के लिए या उनको अपघटित होने के लिए विद्युत प्रकाश या दाब की आवश्यकता होती है, और इन्हीं के द्वारा हम वियोजन अभिक्रिया संपन्न कर सकते हैं। और इन विद्युत प्रकाश और दाब की आवश्यकता होती है, इस आधार पर इसको विभिन्न प्रकार से हम समझ सकते हैं।
वियोजन अभिक्रियाएं विद्युत प्रकाश व दाब के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। विभिन्न प्रकार की होती हैं। मतलब वियोजन अभिक्रियाएं विद्युत प्रकाश व दाब के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। तो उसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा या डेफिनेशन, जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह यौगिक छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाता है। इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब विद्युत अपघटन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह यौगिक छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाता है। इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 या उदाहरण नंबर 1, H2O जल। अगर H2O जल लिक्विड अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जल है वह दो अणुओं में टूट जाता है, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस के रूप में टूट जाता है। केवल जल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल है वह दो अणुओं में टूट जाते हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस के रूप में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट या दूसरा एग्जाम्पल, जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड, कौन सा? सोडियम क्लोराइड। जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड है दो अणुओं में, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन गैस के रूप में टूट जाता है। तो ये आपकी किस में रहेगा? सोडियम एक्वस जल के अंदर घुला रहेगा और इसके अंदर गलित अवस्था होती है तो एक्वस ही कहेंगे और क्लोरीन गैसें निकल जाती हैं। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम और क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस हमेशा क्लोरीन अणु के रूप में होती है, क्लोरीन 2 लिखा जाएगा इसके। इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। देखो यहाँ पर NaCl सोडियम 1 क्लोरीन 1
और यहाँ पर सोडियम 1 और क्लोरीन 2। तो क्लोरीन 2 है तो इसको पूरा करने के लिए हम NaCl के पहले 2 लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? 2। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन तो संतुलित हो गया लेकिन सोडियम वो संतुलित नहीं हुआ। सोडियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना है? 1। तो सोडियम को संतुलित करने के लिए हम इसके पहले भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? संतुलित समीकरण हो गई है। तो इसमें 2NaCl विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2NaCl में तो 2Na सोडियम प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो यह आपका सोडियम और ये क्लोरीन, ये हमने क्या पढ़ी है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़ी है। जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह यौगिक छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं। इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला है H2 जल में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में ये विघटित या टूटे जाता है। इसी प्रकार से 2NaCl सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक्वस जलीय विलयन है और गलित अवस्था में है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सोडियम एक्वस सोडियम के अंदर, और मतलब सोडियम है एक्वस जलीय विलयन के अंदर, और क्लोरीन गैस जो क्लोरीन के रूप में निकल जाती है। तो ये हमने पढ़ा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण और उसकी परिभाषा। नेक्स्ट हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर मी।